अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों जिससे भी बात करो, जो भी पढ़ो, जो भी देखो और जो भी बहस करो, हर जगह घूम फिर कर मुद्दा नई पीढ़ी को लेकर है, जिसे जनरेशन जी के नाम से जानते हैं, जेन जी। हर जगह वही चर्चा में। तो जो लोग कभी भी बात नहीं करते थे, वो जेन जी बनकर बुजुर्ग लोग भी रील बना रहे हैं, चर्चाएं भी कर रहे हैं और हर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जेन जी का हमसे बड़ा कोई खैरख्वाह नहीं है, हमसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। जिनको नॉन सीरियस मानकर उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते थे, आज उस पीढ़ी के लिए हर कोई समर्पित होने को तैयार ही नहीं, बेताब है और बेकरार है। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस जनरेशन को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलने लगी? आज हम खुली चर्चा इस नई पीढ़ी के आंदोलन और इससे गए संदेश के बारे में करेंगे। बहनों भाइयों, मैं दो मसलों का जिक्र आपके समक्ष करना चाहूँगा। आजकल जैसा कि मैं अभी डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कह रहा था कि अचानक से नई पीढ़ी को बड़ी इज्जत मिलने लगी, इनकी चर्चाएं होने लगी, इनके बारे में बात होने लगी, इनके मुद्दों पर भी चर्चाएं शुरू हुई। बीते दिनों आरएसएस के दो बड़े बयान आए। एक बयान उनके सह सरकार्यवाह का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो नई पीढ़ी का आंदोलन था, जेन जी का आंदोलन, ये विदेश के फंडिंग पे था, ये देश के विरोध में था, ये बीजेपी नहीं, ये देश के खिलाफ आंदोलन था। और उन्होंने इन बच्चों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की। पर महज 24 घंटे के अंदर बात बदल गई। आरएसएस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े प्रमुख और आरएसएस के हेड डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी के साथ एक बड़ी विस्तार से चर्चा की। एक ऑडिटोरियम में सैकड़ों बच्चों के बीच उनकी बातचीत हुई और मोहन भागवत ने अपने सह सरकारवाह के विपरीत नई पीढ़ी के इन बच्चों को देशभक्त बताया, संवाद की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि बात उनके मुद्दे सुनने चाहिए और संवाद के जरिए ही समाधान का रास्ता निकलता है। और जो आंदोलन में शामिल थे वो कोई बाहर के नहीं, हमारे अपने बच्चे थे। ये 24 घंटे में दो बड़े बयान आए। आप भारत की सरकार का काम देखिए, हर जगह जेन जी। अपोजिशन तो इस समय अपना नाम भूलकर जेन जी बोल रहा है। मीडिया में भी कई धड़े हैं जो अपने हिसाब से जनरेशन जो नई वाली है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी भर वर्टिकल वीडियो नहीं बनाए होंगे, वो सड़कों पे उतरकर अपना वीडियो बना रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने बड़े शुभचिंतक हैं। तो क्या वाकई में जंतर मंतर के आंदोलन ने इस देश की राजनीति को बदल दिया है? जवाब है हाँ। बहनों भाइयों, शिक्षा पर बात होने लगी है। नई पीढ़ी के मसाइल पर गंभीरतापूर्वक राजनीतिक दल सोचने और चिंतन करने के मजबूर हैं। जो पहले इस पीढ़ी को मुंह लगाना नहीं चाहते थे, आज इनसे मुंह से मुंह जोड़कर बात करने को बेताब हैं। जो कल तक इन्हें देशद्रोही, पाकिस्तानी, विदेश की फंडिंग पर देश को तोड़ने का आंदोलनकारी, दहशतगर्द बताते थे, आज इन बच्चों को देशभक्त बताते हुए उनकी जुबान नहीं रुक रही है। तो कुछ तो इन बच्चों ने किया है। बहनों भाइयों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। कल मेरे एक मित्र, वो हम मुझसे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति का अगला 10 साल बहुत बड़े परिवर्तन का साल है। भारत की पूरी राजनीति का परिभाषा बदलने जा रही है। भारतीय राजनीति का लैंडस्केप चेंज होने जा रहा है। क्योंकि इनमें से जो अभी 12 साल 13 साल के हैं या 8 साल के हैं, जब ये वोटर बनेंगे तो ये वो वाले मतदाता नहीं होंगे जो हमारी आपकी पीढ़ी के हैं। जैसे ये वाले जो मतदाता गए, जिनको जनरेशन जी कहते हैं, इनका दृष्टिकोण ही अलग था। जिसको मोदी जी ने कहा कि ये कल्चरल शॉक था, ये कोई कल्चरल शॉक नहीं था। ये हमारे आपके बीच महसूस था, मौजूद था, हम आप देख रहे थे, बस उसे स्वीकार नहीं रहे थे। जेन जी यानी नई पीढ़ी एक अलग किस्म के बच्चे हैं। वो हमारे आप जैसे नहीं है। हमें बस यही सच्चाई स्वीकारने में हमें बहुत वक्त लग गया और अभी भी कुछ राजनीतिक दल और समाज इसे झुठलाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, ये आ चुका है और इसके बाद की जो पीढ़ी है
जिसे जेन अल्फा कहते हैं, वो इससे भी ज़्यादा शार्प होगी। तो मैं अपनी उन मित्र की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस देश की राजनीति, पॉलिटिकल लैंडस्केप, सोसाइटी एक ज़बरदस्त बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। क्या हम उस बदलाव को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो ये आपके ऊपर से होकर गुजर जाएगी, फिर आपको कल्चरल शॉक लगेगा। इसलिए समय रहते नई पीढ़ी के बारे में भी बात कर लीजिए, इनके मुद्दे मसाइल, इनकी बात सुनिए, समाधान करिए, क्योंकि इसके बाद की जो पीढ़ी है वो इससे कहीं ज़्यादा तेज है, तीक्ष्ण है और ज़्यादा धारदार है। और इनकी धार अब न राजनीतिक दल बर्दाश्त कर पाएंगे, न मीडिया बर्दाश्त कर पाएगी, न समाज। तो दोबारा से आप किसी बड़े कल्चरल शॉक में जाएं या किसी कल्चरल सुनामी का हिस्सा बने, उसके पहले मैं सभी राजनीतिक दलों को, मीडिया को, समाज को ये कहना चाहता हूँ कि इनके मुताबिक अपने में बदलाव लाना शुरू करिए, क्योंकि भविष्य इनका है, देश इनके हाथ में जाने वाला है। हमारे आपका तो अभी वर्तमान चल रहा है जो अतीत में तब्दील होगा, लेकिन भविष्य यही है। तो बदलाव हमें आपको अपने में करना है, हम इन्हें नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये जिस राह पर हैं ये एक नए तरह का भारत बनाना चाहते हैं। जो हमारी आपके बाद का भारत होगा तो वो कैसा होगा? तो आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। कुछ बयान सुनिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है, जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार इतने जो युवा जो मेडल लेके आए देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के नाम समर्पित किए। जैसे मैं कहती हूँ, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपने जेंजी पे। They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, बालकृष्ण शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता है काकरोच जनता पार्टी के, काजोल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जेनजी की बहुत ही जाना माना चेहरा हैं और कई हमारे साथ की डिबेट में सम्मिलित हो चुकी हैं, और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। काजोल जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, और मैं ये समझना चाहता हूं कि इन दिनों आपके जनरेशन को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मैं जिसको देखता हूं वो आपके बारे में बात करना चाहता है, आपके मुद्दों के बारे में बात करना चाहता है। अभी मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश करूंगा उन तक मैं पहुंचूं और उनसे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी जी, अचानक से विचार बदल गए हैं आप लोगों के, ऐसा कारण क्या है? ब्रजेश भाई, अचानक से विचार नहीं बदले। गंभीर विषय पर आपने चर्चा शुरू की है और चर्चा का प्रारंभ संघ के साथ जेनजी के संवाद के साथ शुरू किया है। ब्रजेश भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, और जब बना तो नागपुर के मोहिते के बाड़े में विजयदशमी के दिन ऐसे ही 7-8 किशोरों के साथ बैठकर यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। यानी कि विचार का प्रारंभ भी उन्हीं किशोरों के साथ हुआ जो आज पुष्ट होकर सारे देश में अपनी विचारधारा को राष्ट्रवाद के आधार पर पूरे देश के गौरव के साथ भारत का नाम दुनिया में ले जा रहा है। देखिए, परिवर्तन के साथ संस्कार के साथ आगे की सोच युवाओं में ही रहती है, और वो संघ के मूल विचार में समाहित है। जी, संघ से प्रेरित जो भी संगठन है, वे भारतीय जनता पार्टी होंगे और वैचारिक संगठन होंगे। इसके मूल में भी जब जनसंघ बना तो जनसंघ के बारे में सबसे बड़ा आरोप यही लगता था कि जनसंघ तो वो संगठन है जो बच्चों का, युवाओं का संगठन है, ये देश की राजनीति में कैसे परिवर्तन करेगा? ये तो परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। उस समय के जो राजनीतिक दल थे, जो स्थापित थे, वे इस बात को मानने को ही नहीं तैयार थे कि ये जो यंगर जनरेशन की राजनीतिक दल है, एक विचारधारा के साथ आया है, अभी अभी बना है, कैसे देश को आगे ले जाएगा।
तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक विचार, जो भारत का विचार हमेशा यंगर्स के साथ देश के परिवर्तन की राह दिखाता था, वो सतत जीवंत है और उसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व उसे स्वीकार करता रहा है, आज भी स्वीकार कर रहा है। निश्चित रूप से जो संवाद है, संवाद सनातन परंपरा का अंग है। संवाद हो, शास्त्रार्थ हो, तर्क हो, वितर्क हो और उसके माध्यम क्या से भारतीय समाधान जनता का पार्टी मार्ग। नई पीढ़ी के लिए खुद को बदलाव के लिए तैयार है? नहीं, आप अपनी विचारधारा में परिवर्तन करेंगे? निश्चित रूप से हम उस सनातन विचारधारा के हिमायती हैं, हम उसके आलंबरदार हैं जो शास्त्रार्थ पर ही विश्वास करती है। हम युद्ध में विश्वास नहीं करते। हमारे यहां तो बड़े निर्णय, शंकराचार्य ने जब 7 वर्ष की अवस्था में एक संन्यास लेने की बात की तो उनकी मां ने एक वचन लिया। ब्रजेश भाई, गंभीर चर्चा हो रही है और इसीलिए मैं पूरी गंभीरता के साथ बिना किसी राजनीतिक गंभीर चर्चा में आप सिर्फ अपना अतीत बता रहे हो। नहीं, मैं अतीत के साथ बच्चों साथ के भविष्य पर चर्चा के लिए मैंने डिबेट रखी है। मैं अतीत के साथ साथ वर्तमान में जो होने वाले, जो उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, उस पर भी मैं बात कर रहा हूं। कल ही हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक समन्वित युवा नीति पर लोगों से बात की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप हम इस नीति को लाकर उत्तर प्रदेश में इन युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के बदलाव की कहानी को लिखेंगे। लगातार संवाद के आधार पर आगे की भविष्य की आकांक्षी योजनाओं को बनाना, समस्या पर का अभी आप समाधान जनरेशन करना। जी के लिए कम फिक्रमंद हो। ये फेसबुक और इंस्टा इनका कैसे डाउन हो जाए, इस पर आपकी चिंता ज्यादा है। नहीं, ये आपको लगता होगा, ये आपकी समझ होगी, लेकिन मैं अपनी समझ की प्रामाणिकता के आधार पर बताता हूं कि भारत के परिवर्तन में, जिसे आप जनजी कहते होंगे, 7 वर्ष के आदि शंकराचार्य की बात करते होंगे, आप स्वामी विवेकानंद की बात करते होंगे, जब वो समर्थ गुरु रामदास के पास जाते होंगे और कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन कराओ तब मैं ईश्वर को मानूंगा। ये सारी परंपराएं इस देश में रही हैं। देश इस विश्वास के साथ है और देश इन किशोरों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। मुझे लगता है कि संवाद के साथ और मार्ग खुलेगा और निश्चित रूप से हम समाधान अच्छा, तक पहुंचेंगे। अब ये देशद्रोही लोग तो नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से इस आंदोलन के पीछे कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं है। आंदोलन में शामिल जो लोग हैं, इनकी जो भावना है, इनकी जो समस्या है, Thank you, हम sir. उसके साथ है और बहुत समाधान शुक्रिया। का मार्ग निकालेंगे। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिन्हा जी। एक आरोप है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे कि आप 2 तरह की बात करते हैं। एक बयान जो आरएसएस के सह सरकारवाह ने दिया, जिसमें उन्होंने नई पीढ़ी के आंदोलन को देशद्रोही, पाकिस्तानी, फॉरेन फंडेड बताया, देश को तोड़ने वाला बताया, और 24 घंटे बाद भागवत जी कह रहे हैं ये तो देशभक्त हैं, ये तो हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं, इनके साथ संवाद होना चाहिए। आप एक तरफ तो इस जनरेशन का विरोध करके एक पक्ष को खुश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इन बच्चों की बात करके इनको भी अपने साथ लाना चाहते हैं। ये 2 तरफा नहीं चलेगा सर। आपका स्टैंड क्या है? देखिए, दोनों बातों को आपने उल्लेख जरूर किया, मगर मोहन भागवत जी के बात का मैं पहले जिक्र करूं कि उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र जो अपनी मांग रखता है, उसके लिए आंदोलन करता है, वो सब देश के ही लोग हैं और ये सब अपने हैं। प्रेम के साथ बातचीत किया जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, कोई देशद्रोही नहीं है इसमें से, ऐसा उन्होंने कहा। अब तो ये जो बात आप मुझे बता रहे हो, ये बात अपने सह सरकारवाह को नहीं, सह सरकारवाह जी ने भी जो कहा उसके पीछे भी एक भाव था। भाव ये वही था मैं कि कह रहा हूं कि आपकी 2 तरह की विचारधारा है। 2 तरह की बातें आप इधर भी हो उधर भी हो। जंतर मंतर पर 2 प्रकार के लोग थे ही। एक जब वो कह रहे थे शर्जील इमाम को रिहा करो, दूसरे कह रहे थे कि अल्लाह तेरा ही नाम रहेगा। एक भी दिखा दो उनके मंच से अरे कहा बस गया हो। सुन लीजिए, उसी आंदोलन की बात है। एक और उनके मंच से दिखा नहीं, दो नहीं, आप। हम यहाँ लेके कोई चीज नहीं आए, मगर ये सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी 2 विचारधारा है ये इस देश मुद्दे ने पे। देखा है। एक जो भागवत जी बोल रहे हैं और एक जो आप और नहीं, अत्रे जी कह रहे हैं। दोनों की बातों का मैं प्रमाण दे रहा हूं ना। अब मोदी जी को तो बातें कही गई कि गाली तक दिए गए। अब आप जंतर मंतर पे ही सारा ये वीडियोग्राफी हुई है, कोई बाहर थोड़ी हुआ है और देश देख रहा था भाई, इसमें प्रमाण देने की क्या जरूरत तो है? भागवत जी तो कह रहे हैं कि ये आपसे हमसे ज्यादा ईमानदार पीढ़ी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम लोग पूरी तरीके से सहमत हैं। मैं बताऊं आपसे, गुगली हो गई सर आप। नहीं, एक बात बता दे, संघ की 1,20,000 शाखाएं या रात्रि मिलन मिला करके और जो साप्ताहिक मिलन होते हैं ये लगती हैं, और इन सब की व्यवस्था जैन जी ही देखता है।
कि 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के ही अवस्था के लोगों को दायित्व दिया जाता है। कोई ऊपर आरएसएस में एंट्री की एज क्या है? एंट्री की एज तो आप जब भी आइए, हम तो 11 साल में आए थे शाखा में, 1960 में 11 साल हमारी उम्र थी और तब से मैं 65-66 साल हो गया शाखा में मेरे संपर्क के। तो आप सोचिए कि आने की कोई उम्र थोड़ी, जब भी आप समझदार बनिए आ जाइए। वो खेलकूद के माध्यम से मैं आया था तो आ गया। तो अभी मैं आपकी बात मानूं, आत्रे जी की बात मानूं या भागवत जी की बात को आगे बढ़ाऊं? मैं क्या करूं? नहीं, दोनों बातों को मानिए, दोनों बात सही है अपनी जगह पे। यही मैंने कहा था कुछ लोग कि ये ऐसे दो विचार हैं थे इनके, जो अपनी रोटी सेक रहे थे, परंतु जो छात्र थे वो अपनी बात कह रहे थे। देखिए अब इस समय भी आंदोलन चल रहा है, इस समय भी झारखंड में आंदोलन चल रहा है, छात्रों का ही चल रहा है, जेनजी है। मगर देखिए उन्होंने घुसने से मना किया कि नहीं, कोई इस प्रकार की जो गलती वहां हुई वो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वो इस मामले में जागरूक हैं। मगर वो जो वहां जंतर मंतर पे हुआ उसमें ये गलती हुई और परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग उसमें अपनी रोटी सेकने घुस गए, और जब घुस गए तो इसके प्रमाण भी हैं। अब वो जांच हो रही है भाई, अभी तो आप देखिए कि जांच में क्या निकलता है। बहुत कार्रवाई होनी है, तो कार्रवाई होगी बिल्कुल। तो संघ ऐसा नहीं कि आज से जेनजी से बात करना शुरू किया है, हम अभी शताब्दी वर्ष में। सर एक तरफ आप उनको देशद्रोही कहोगे, पाकिस्तान से पैसा लेके प्रदर्शन करने वाला भी कहोगे, एक तरफ उन्हें कहोगे कि ये हमसे ज्यादा ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, तो ये एक असमंजस का वातावरण आप किसके साथ हो एग्जैक्टली? आप दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं। दोनों बातों को सही मानते हैं। आरएसएस का एक चेहरा, एक विचार का मैं प्रशंसक हूं, लेकिन इस मामले में आपके दो विचार हैं। कम से कम 20 हैंडलर ऐसे मिले जो इस आंदोलन को डील कर रहे थे पाकिस्तान से। तो क्या दोनों बातें पीढ़ी को क्यों कहा फिर आपने? नो सर, बीच में बात नहीं हो सकती क्या? थैंक यू सर, दोनों सम्मिलित। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं काकरोच जनता पार्टी वालों को बुला लेता हूं। भाई हमारे साथ बालकृष्ण शुक्ला जी मौजूद है। बालकृष्ण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बताइए कि ये आरएसएस के चीफ का आपने बयान सुना, उसके पहले आरएसएस के डिप्टी चीफ का भी बयान आपने सुना, अभी हमारे सिन्हा जी को भी सुना। आप इनमें से किस विचार के ज़्यादा नज़दीक हो, या आप लोग के भी मल्टीपल फेसेस हैं? नहीं, हमारे मल्टीपल फेसेस नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है अभी आरएसएस और बीजेपी में रिफ्ट हो गई है। ये बीजेपी आरएसएस की बात नहीं मान रही और आरएसएस बीजेपी की बात नहीं मान रही है। ये एक दूसरे में होड़ मची हुई है, जो कौन आगे है। ये वैसे ही जैसे आप आम आदमी पार्टी की बात नहीं मान रहे हो। नहीं, हमारे में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये छात्रों का आंदोलन है। जी, ये आरएसएस की बात, क्योंकि देखिए जब बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन वायरस और दहशतगर्द तक बोलते हैं इन्हीं छात्रों को, और मोहन भागवत जी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं, हमें देशद्रोही तक बोला गया, तो इनमें आपस में रिफ्ट है। बीजेपी और आरएसएस में अभी बन नहीं रही है, इसलिए ये रिफ्ट चालू है। जो आगे क्या इनकी लीडरशिप में होने वाली है, ये आपस में ये लोग भिड़े हुए हैं, जो किसकी बात आगे बढ़ेगी। पर आंदोलन का ये एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये डजेंट मैटर, ये छोटी बात है। लार्जर हम लोग विषय पे आते हैं कि कम से कम इस नई पीढ़ी के मुद्दों पर बात तो शुरू हुई, लोग वीडियो तो बनाने लगे हैं। ये बदलाव जब जंतर मंतर पे ये छात्र बैठे हैं उसके बाद शुरू हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी। ये बदलाव इनमें अब दिखा है, क्योंकि इनको लग रहा था जो युवाओं को, मुद्दों को ये लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं इस पे, युवाओं की कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे, एग्जाम में पारदर्शिता नहीं ला रहे थे, अकाउंटेबिलिटी नहीं ला रहे थे। जब इनको दिखा जो युवाएं सड़क पे आ सकते हैं, अब जेन अल्फा भी आ रहे हैं, तब जाकर के इनको समझ में आया है जो भाई आप भागवत जी के बयान से, नहीं तो ये हमारे से ये लोग फिसल जाएंगे और आगे हमारे लिए ये तकलीफ है इनको। भागवत जी ने दो बातें कही। एक उन्होंने कहा कि ये बहुत ईमानदार पीढ़ी है जो जेनजी है, मतलब मौजूदा पीढ़ी से ज़्यादा। हम लोग का तो दोहरापन है हमारी पीढ़ी में, जैसे आप भी उसी पीढ़ी में हो, लेकिन जो नई पीढ़ी है ना, भागवत जी के मुताबिक वो बेहद ईमानदार है, हमसे आपसे ज़्यादा। नई पीढ़ी में ही है। हम लोग आपको मैं राजपूत जी की कैटेगरी में रखूंगा जी। थैंक यू शुक्ला जी, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और काजोल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये काजोल जी हमारे साथ पहले भी कई डिबेट का हिस्सा रही हैं। काजोल जी बहुत स्वागत आपका। तो पूरी चर्चा ही आप पे हो रही है, तो इस डिबेट की हीरो आप ही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जंतर मंतर आंदोलन के बाद जो मैंने देखा, पढ़ा, सुना, जाना, समझा, जो भी विचार विमर्श में मैं जिन लोगों के बीच उठा बैठा,
मैंने सिर्फ आप लोगों के बारे में चर्चाएं सुनी कि नई पीढ़ी ये चाहती है, नई पीढ़ी ऐसी है, नई पीढ़ी वैसी है। कुछ नकारात्मक बात भी कही गई, कुछ सकारात्मक बातें कही गई, लेकिन विमर्श का केंद्र आपकी ही पीढ़ी है। क्या आपकी पीढ़ी भारत की राजनीति में और समाज में आए इस बदलाव को हैंडल करने के लिए तैयार है? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया यहाँ पर। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया मुझसे, मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि जो हमारी पीढ़ी है, जेन जी है, जेन अल्फ़ा है, वो बिल्कुल रेडी है। जो भी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने अपने लिए स्टैंड लिया है। अब हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते तो वो बदलाव आने की जो शुरुआत थी वो होती ही नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो डिबेट अभी मैं सुन रही थी कि ये बदलाव क्यों आया है, क्या रीज़न है, तो नदी का जो बहाव होता है ना, अगर नाव को उस तरफ नहीं लेके जाया जाएगा तो नाव डूब जाएगी। वही हुआ है भारत में भी। सबको पता है कि वोट बैंक के ऊपर राजनीति होती है और आगे आने वाले जो वोटर्स हैं वो यही हैं, यही बच्चे हैं, जेन जी हैं, जेन अल्फ़ा हैं। अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो अपना ही वोट बैंक खतरे में डालेंगे लोग। तो आपको क्या लगता है कि जो विमर्श का केंद्र आप लोग बने, चर्चा का केंद्र बने, क्या आपके मुद्दों पर सरकार और राजनीतिक दल, पक्ष प्रतिपक्ष, समाज, मीडिया ये सब सार्थक बहस कर रहा है या सिर्फ अभी आपको लुभाने की कोशिश? क्योंकि अभी ये बहुत नई चीज़ है, अभी अभी प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, इस वजह से अब सबके लिए ये ना चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसे तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो सभी को लगा कि ये भी एक प्रोटेस्ट है, ये भी ऐसे ही शांत हो जाएंगे, कुछ दिन सड़कों पे बैठेंगे, क्या ही इनके ऊपर ध्यान देना है। पर जब ये सक्सेसफुल हो गया तो सभी अब ना इसकी तरफ आ गए हैं और इनकी तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब यही मुद्दा है जो आगे चलना है। और आजकल के बच्चों में वो स्टैंड लेने की शक्ति है, वो पावर है जो उन्होंने पूरी तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस बना दिया है अपना, तो इसलिए इनके बारे में बातचीत हो रही है। अब नई पीढ़ी यानी जिनजी अगर मिलते हैं ना तो पॉलिटिकल लोग उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, मीडिया वाले भी हेलो करने लगे हैं। जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था और जिनके बारे में बड़ी गलत धारणाएं लोग रखते थे, अब उस पीढ़ी के बच्चे को देखते ही लोग नमस्ते करते हैं। तो आप लोगों को इतनी इज्जत मिल रही है, तो इसकी आदत थी आपको इतनी इज्जत पाने की? इज़्ज़त तो सर देखिए, इज़्ज़त की आदत अब क्या मैं इसमें बोलूँ, इज़्ज़त तो मिलनी ही चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। जो अपने बारे में बात कर रहा है उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमसे बड़े लोग हैं उनकी नज़र में हमारी अब इज़्ज़त हो गई है या फिर उनको लग रहा है कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि जो जेन ज़ी हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाएँ। जेनजी में हर तरीके का बच्चा आता है। इतनी इज्जत बढ़ गई है कि हमारे दोस्त संजय चौधरी है बीजेपी के प्रवक्ता हैं रूलिंग पार्टी की, कि उन्होंने खुलासा किया कि योगी जी कोई युवा नीति बना रहे हैं। ये है आप लोगों की इज्जत और अचीवमेंट। मैं तो 2 बार नमस्ते करना चाहता हूं आप लोगों को, 1 बार क्यों करें? शुक्रिया मैडम, हमारे साथ कृपया काजोल जी बने रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, अचानक से सारे मुद्दे हट गए और इस समय चर्चा सिर्फ इस नई पीढ़ी को लेकर हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की राजनीति और सामाजिक परिवेश में हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बड़ा बदलाव होगा, हमारा समाज भी बदलेगा, राजनीतिक तौर तरीके भी। क्या प्रतिपक्ष के नाते आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं कि आप इन बच्चों की आवाज़ बने बजाय अनावश्यक मुद्दों को? देखिए, निश्चित तौर पे सबको इन बच्चों की आवाज़ बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, संघ प्रमुख को सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री, पहले अपने बारे में बता देते फिर आते संघ प्रमुख। नहीं, संघ प्रमुख जो बयान दिए हैं, हम लोग तो तैयार ही हैं, बदलाव के लिए भी तैयार हैं और हमारी पार्टी, हमारा नेता खुद बदलाव, आपने देखे उनके विजन देखो आप। तो मुझे उनका विजन बताइए ना, आप आरएसएस चीफ से स्टार्ट कर रहे हो, इसी से लगता है आपके पास कोई विजन नहीं है सर। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने का विजन
तो वो बताओ ना। मैं यही बताना चाहता हूं, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनी ले आके यहाँ लखनऊ में स्थापित की, इसलिए कि लोगों को बंगलौर ना जाना पड़े नौकरी करने। इकाना स्टेडियम जैसा बनाया, आप मेट्रो बनाया, वुमेन पावर लाइन बनाया, 100 नंबर बनाया, आप ये सब, और नदियों पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, और ये गांव गरीब के लोग किसानी से भी जुड़ सके। काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, आप देखिए तो उनका योजनाएं तो देखिए उनकी, जितनी मेट्रो इन्होंने तो एक शहर में मेट्रो नहीं चला पाई। जेनजी दूध नहीं पीता नहीं, जेनजी दूध भी पीता है, और जो दूध से बनी चीजें भी खाता है, और लड़ाई लड़ने के लिए और दूध पीना भी पड़ेगा। जेनजी को चाहिए एजुकेशन, खुला माहौल, तो एजुकेशन के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक जॉब, नहीं, सिक्योर्ड फ्यूचर। ब्रजेश जी, शिक्षा इन्होंने महंगी कर दी, और जो परीक्षा जो पास होके बच्चे आ रहे हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं बीजेपी के शासनकाल में। जो 12 साल पहले वो ओवरेज हो गए, बीजेपी में जो फार्म डालने लायक हुए थे वो ओवरेज हो गए। और दूसरी बात संघ प्रमुख जी की, मैं ये बताना चाहता हूँ, संघ प्रमुख जी ने जो जेनजी के बारे में बोला है, पहले तो वो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से बात कर लेते, और जो मीडिया हाउसेज हैं जो गाली दे रहे थे जेनजी को, उनसे बात करते। दूसरी बात, जो संघ प्रमुख जी गृह मंत्री को आदेश देते, जिन लोगों ने कठोर गोली चलाई है, लाठी चलाया, डंडा चलाया जेनजी पे, जिनको मारा पीटा है, उन पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करें। आदेश तो देश का प्रधानमंत्री दे सकता है। नहीं, प्रधानमंत्री दे, गृह मंत्री दे, लेकिन ये संघ फिर क्या है? उनसे भी ऊपर है ये। नहीं, ये उनसे ऊपर ही है, ये उनसे ऊपर है। ऐसा लगता है सिन्हा जी से पूछो। नहीं ब्रजेश जी, दरोगा भी नहीं सुनता। अरे ये उनसे ऊपर है, ये इन लोग को पता नहीं सकता, ये लोग पता नहीं किस भ्रम में। ये उनसे ऊपर है, अनरजिस्टर्ड सर, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड, इनकी जितनी पावर है इतनी देश के प्रधान। और दूसरी बात, आप अपने जैसे अभी 27 का चुनाव होगा, एक सीरियस नोट पे बात, जी आरोप पर फिर किसी दिन बात, क्या आप अपनी चुनावी पॉलिसीज में, चुनावी घोषणाओं में इस नई पीढ़ी के लिए, जेनजी, जेन अल्फा के लिए आपके पास कुछ बदली हुई योजनाएं होंगी? निश्चित तौर पे होगी। और माननीय अखिलेश एजेंडे में लाओ सर। नहीं, देखिए, आपने नहीं देखा क्या लैपटॉप दिया था? कब दिया था लैपटॉप? आप याद करो, आप कन्या विद्याधन दिया था। आप भी अतीत में चले गए चौधरी जी की तरह। नहीं, आप लोग अतीत जीवी हैं। नहीं तो विजन अभी आपको दिखाई पड़ जाएगा चुनावी एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में सब कुछ दिखा। एक ब्रजेश जी, ये इनका दोहरा चरित्र, अब आप जितना बोलोगे राजपूत जी का टाइम नहीं, दोहरा चरित्र आरएसएस का। अभी 2 दिन पहले आरएसएस के सह कार्यवाहक अतुल लिमे ने जंतर मंतर पे जेनजी जो विरोध कर रहा था उसको देशद्रोही कहा। तो और केरल के संघ के बड़े नेता टीजी मोहनदास ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और वामपंथियों को और छात्राओं को उनको कहा कि गोली मारने देना चाहिए, कर्फ्यू लगा देना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद कि सब्र से आपने सबको सुना। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी तो इन दिनों इतनी चेस्ट थंपिंग कर रही है, इतना छाती पीट रही है कि आपसे बड़ा खैरख्वाह, शुभ चिंतक, और आपको तो लगता है कि आपने अपना नाम ही बदल के कांग्रेस पार्टी से जेनजी पार्टी कर लो। चलिए, ये हम कॉम्प्लीमेंट की तरीके से ले रहे हैं आपसे। नहीं, मैं भी आपको बहुत धन्यवाद आपका। वो कहते हैं ना कि हार गए जेनजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर। हार गए जेनजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर। भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुम पर जंतर मंतर, गर्व है तुम पर जंतर मंतर। इस जंतर मंतर ने गर्व की इतनी चीजें दे दी हैं कि आज की डेट में संघ हो, भाजपा हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये जिस तरीके से आप बात कर रहे थे ना कि ये 2 रिफ्ट हो गई है, ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिफ्ट नहीं है, 2 विचारधारा ना कतई नहीं है, गलतफहमी है आपकी। बिल्कुल एक विचारधारा है। दशानन के 10 सर होते हैं, अलग अलग बात करते हैं, लेकिन पैर उसके सिर्फ 2 होते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी और संघ के पैर देखने पड़ेंगे किस तरफ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, लोग तो मुंह सुनते नहीं, बिल्कुल नहीं, मुंह से मत सुनिए। संघ को देखना है, जवाहरलाल जी ने भी कहा था। अब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है सर। अब आप हमें बात नहीं कहने दे रहे हैं। अब आपके साथ आप बोल दे लीजिए, आप बोल लीजिए, आपको आ गया पीछे से फोन। अब हम क्या करें? आप हमारी लय ही नहीं बनने दे रहे। इतने बड़े प्रस्तोता हैं आप, दुनिया में आपका नाम है, इतनी बढ़िया आपने डिबेट करी। अब पता चला कि सिन्हा जी को 5-8 मिनट आपने बगैर टोके, संजय चौधरी जी को 1 सवन्नी नहीं टोका। सिन्हा जी की जितनी ग्रिलिंग हुई है सर, 5 सेकंड में ही आप टोकने अच्छा, लग गए। क्यों? अब मैं नहीं बोलूंगा, बोलो आप। ठीक है कि नहीं? तो अब ये दशानन के 10 सर होते हैं, लेकिन पैर 2 होते हैं। भागवत जी का
और मोदी जी का, अमित शाह जी का आप कृत्य देखिए, आप उनके भाषण मत देखिए, क्योंकि भाषण सर से दिए जाते हैं, पैर उनके जिस तरफ चल रहे हैं वो सांप्रदायिकता की ओर चलते हैं, जो जेनजी को कतई मंजूर नहीं। पैर उनके चलते हैं बाकायदा उन लोगों के लिए जो क्रॉनी कैपिटलिस्ट हैं, अडानी अंबानी के लिए पैर चलते हैं, ब्रजेश मिश्रा के लिए नहीं चलते, जिसके पास 56 ग्राम सोना मिलता है उसके लिए पैर नहीं चलते हैं, पैर चलते हैं अडानी के लिए, अंबानी के लिए। अब कुछ कहूंगा तो बात बिगड़ेगी, चुप नहीं इसलिए। दूसरी बात, आप एक चीज देखिए, जेनजी की हमारा बात, 56 ग्राम याद है जी, लेकिन जो 56 टन लिए बैठे हैं उनका नाम नहीं याद सर है। 56 टन लिए तो हमने नाम ले तो सर, लिया, बोलो सर। आपने ले तो लिया। मुझसे क्यों जा अब रहा आप ये देखिए, अब कल एक बड़ा बढ़िया किस्सा हुआ, सिन्हा जी को भी अच्छा लगेगा, मोहन भागवत जी ने बात करी। अब मोहन भागवत जी ने कल बात करी, आज आप बहस कर रहे हैं, और पूरा भारत उसको कह रहा है कि नहीं साहब, संजय चौधरी भी कह रहे बहुत बढ़िया बात करी। लेकिन कल राहुल जी इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में छात्रों से संवाद कर रहे हैं, जेएनजी से संवाद कर रहे हैं, हमारी परमिशन कैंसिल कर दी जा रही है। ये जो दोगला क्या नाम मानदंड है भारतीय जनता पार्टी का, इसका कौन जवाब देगा? तो क्या राहुल जी नहीं आ रहे हैं कल? नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं परमिशन नहीं है फिर भी आ रहे हो। परमिशन अब दोबारा से प्रेशर में इन्होंने दोबारा दी है और कहते हैं हो सकता है आज रात को फिर कैंसिल कर दे, अगर करेंगे राहुल गांधी जी फिर आएंगे। दूसरी बात आपको मैं बताऊं सर, पुलिस लगी होगी। अरे सर सुन तो लीजिए, मां की गाली या कितनी गाली, 103 गाली, 105 गाली, मां की गाली मोदी जी को याद रहती है, मेरी मां की गाली याद नहीं रहती मोदी जी को, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी। वो आज भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं, संघ के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, उनके ऊपर मुंह सिल लेते हैं प्रेम शुक्ला के ऊपर। और मोदी जी को अपनी मां की गाली याद रहती है, लेकिन जेनजीज की समस्या कभी याद नहीं रहती जब तक उनको क्या समस्या बताओ ना। क्या नहीं है सर? आज की डेट में शिक्षा प्रणाली एक बड़ी समस्या है या नहीं है? 22 लाख परिवार जो नीट की परीक्षा देते हैं उनके बच्चे, मालूम है आपको 1.32 लाख करोड़ रुपया उनका खर्च होता है एक साल में, और भारत सरकार का बजट 1.4 लाख करोड़ है। इस पर बात नहीं करेंगे। शिक्षा महंगी, शिक्षा महंगी के बाद अगर वो पेपर देने जाए वो लीक, अगर उस पेपर को भी पार कर जाए, जब डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसके बाद उसको नौकरी नहीं। आप अपनी पार्टी में विचार के तौर पर हम नई पीढ़ी को एडजस्ट करना चाहते हैं, सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी तो पिछले 4 साल से ऑलरेडी जेनजी के साथ वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और लगातार बात करके उनके योजनाएं हैं वो देने की बात। वीरेन जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं आज की डेट में? सर एक 10 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ एक आखिरी बात कहनी है। अरे आप कह लीजिए। ऐसा क्या मैं बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए चौधरी जी का टाइम काट लूंगा। नहीं आप किसी का टाइम मत काटिए, काटना होगा तो सिर्फ संजय भाई काटिएगा। और किसकी बात कर रहा हूँ? चलिए आपका तो उन्हीं से कटेगा। अरे हम दोनों का स्कूल एक ही है ना, तो ठीक है ना। सर 10 सेकंड लिया आपने बस, कंप्लीट। अब आप बताइए सर कि आज कह रहे हैं कि ये साहब देशभक्त लोग हैं। जब पैलेट गन इनके ऊपर चला रहे थे तब ये देशभक्त नहीं थे, जब लाठी चार्ज कर रहे थे तब ये देशभक्त नहीं, जब सादी वर्दी में एमएसएफ फोर्स यानी मोदी शाह फोर्स, क्या या तो वो संघ के गुंडे होंगे, थैंक यू सर, बहुत या भाजपा के गुंडे होंगे, या फिर विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ इस डिबेट में आ चुके हैं, पुलिस के साथ मार रहे थे। धन्यवाद सर। तब ये दूसरे चरण में और विचार प्रस्तुत कर लीजिएगा। मैं वीरेन जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, आजकल तो आप भी जहां जा रहे हैं इसी समाज की चर्चा हो रही है, इसी नई पीढ़ी की चर्चा हो रही है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हम एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और इन राजनीतिक दलों को अपनी सोच, विचार, योजना और कार्यक्रमों में, लीडरशिप में नई पीढ़ी को जगह, स्थान, सम्मान और योजनाएं उनके मुताबिक बनानी पड़ेंगी? आज ये कहा जा सकता है कि भारत में एक नई तरह की क्रांति का सूत्रपात हो गया है, और ये सूत्रपात भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक वक्तव्य ने उसकी नींव डाली। जी। काकरोच शब्द का इस्तेमाल करके भारत के चीफ जस्टिस ने ये ऐसी एक आंदोलन को खड़ा करने में एक नाम दे दिया जो आज खाली देश में नहीं, देश के सभी राज्यों की सरकारों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या, निरंकुशता पर अंकुश करने वाली एक व्यवस्था नई जन्म ले रही है, और जो ये कहती है कि गलत करोगे तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। नौकरियां बेचोगे, शिक्षा महंगी होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होगी, तो हम चुप नहीं रहेंगे। जेनजी आंदोलन के बीच
एक बात से नाराजगी और थोड़ा ज़्यादा बढ़ी जब बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि एनडीए में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। ये बात नौजवानों को पसंद नहीं आई और इस बात ने भी उनकी नाराजगी को बहुत बढ़ाया और आज सरकार ने इस्तीफा भी लिया और सुधार के तमाम सारे सुझाव भी स्वीकार किए। लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें भारी पड़ जाती हैं बोलना और वही आगे देश में बड़ा परिवर्तन लाती हैं, चाहे काकरोच शब्द हो चाहे इस्तीफे का सवाल हो। ये दो बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हैं इस देश की राजनीति में और ये आने वाले वक्त में तारीख इस बात को तय करेगी कि अगर ये शब्द बोले न गए होते तो भारत की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन, भारत की शिक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांति न दिखती। मैं तो कहता हूँ मोदी जी किसी को भी भूल जाएं, सूर्यकांत जी को तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। वही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं ब्रजेश जी इस बात में तारीफ करूंगा कि आरएसएस जिसको रचनात्मक संगठन माना गया, उन्होंने बहुत बेबाकी से बहुत सारी बातों को स्वीकार किया है। मोहन भागवत जिस तरह से एक संगठन के मुखिया हैं और उन्होंने जिस तरह से पहल की इस देश में जन जी के साथ बात करने की, इसका स्वागत होना चाहिए। बस चूंकि राजनीति है वो भागवत के संवाद को रचनात्मक देखती है, स्वागत करती है, राहुल के संवाद को नकारात्मक देखती है और उस पर अड़ंगा लगाती है, नाराजगी प्रकट करती है। लेकिन जब संघ ये कह रहा है कि छात्रों की शिकायतें जायज है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारी ही अगली पीढ़ी है और इस देश में किसी मुद्दे का विरोध करना देशद्रोह नहीं है। ये तो बात फिर आप सारी बिल्कुल बात- ठीक कहते हैं कि भागवत जी के विचार बाकी आरएसएस के विचार से कई बार बहुत भिन्न होते हैं। जैसे वो बड़ी राष्ट्रवादी बातें करते हैं। जिस वक्त मंदिरों के नीचे मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजे जा रहे थे, उनका एक बिल्कुल अलग बयान है। इस मामले पर भी इनका बिल्कुल अलग बयान है और इसके बाद से मुझे लगता है बीजेपी और बाकी आरएसएस में सन्नाटा छा गया कल से। देखिए बीजेपी चाहे जो कहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ जब भी आखिरी वक्त आता है बीजेपी उनके सहारे पर निर्भर करती रही है और करती है और आरएसएस ने हमेशा सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में हिंदुत्व को ऊपर रखा है। मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि भागवत जी ने साफ कहा कि जब दूसरे रास्ते काम नहीं आते हैं तो विरोध प्रदर्शन एक जायज और लोकतांत्रिक तरीका है। यह उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि जो वक्त की मांग है, जो हालात है, उसको हमको आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। असली नेतृत्व का काम सिर्फ भाषण देना नहीं है, चुनाव जीतना और उपदेश देना नहीं है। जो देश तरक्की करता है, जो देश सफलता हासिल करता है, उसमें सबका योगदान होता है और उसमें हर नौजवान पीढ़ी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बात एक और अच्छी है कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे चले, लेकिन संघ ने नौजवानों की इस मुद्दे को आगे आकर सुना। चंदा चोरी का मुद्दा भी रहा लेकिन उस पर कोई नहीं आया सामने। ब्रजेश जी, हम जिस दौर में हैं उस दौर में 75-80 सालों में बहुत सारे गलत कामों पर भी लोग चुप रहे, अन्याय पर चुप रहे, लोगों का भविष्य भी चौपट हुआ तब भी चुप रहे, क्योंकि बहुत लोगों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और बहुत लोगों ने माना कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन अब शायद नौजवानों ने माना कि हम बिना जात पात के देश बनाएंगे, हम बिना धर्म के आधार पर देश बनाएंगे और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे और शायद आने वाला वक्त, आने वाला 20-25 साल बाद भारत ये देखा है कि यहाँ जाति विहीन, धर्म विहीन व्यवस्था भी आगे नौजवान लेकर जाएंगे, जी, जिनको ऊंच नीच, अमीर गरीब से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। नई पीढ़ी इस जाति व्यवस्था को पलट कर रख देगी, इस बात की उम्मीद जगी है और
फिर उनकी बहस करने में इस सब चीज़ों की रुचि नहीं रह जाएगी। लेकिन ये जी। मुद्दा बहुत कंक्लूड solid करें है। जी। और ये मुद्दा ब्रजेश जी बहुत अहम है कि हमारे देश में शिक्षा क्यों महंगी है, कॉन्वेंट के फीस की मनमानी पर रोक क्यों नहीं लगती है, जूता मोजा कापी किताब हम स्कूल की बताई हुई दुकानों से क्यों खरीदते हैं, हर बार ये दुकानों पर किताब के रेट क्यों बदल जाते हैं। ये सब सवाल उठते रहे हैं, इनका समाधान नहीं हुआ है और ये सब अब चिंगारी से आग बनने के लिए तैयार हैं और इन पर अब वक्त आ गया है कि जी पेपर लीक बचाइए, स्कूलों की लूट बचाइए और प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, मेहनतकश छात्रों को उनका हक दीजिए। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बस 2 लाइन और सुनिएगा, क्योंकि सारी बातें आ चुकी हैं, कुछ नई नहीं है, जगाना है और जगाने की कोशिश करते रहना है। क्योंकि अब इस देश में एक चुनाव का मौका होता है 5 साल पर सरकारों को बताने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी युवा आयोग की पहल हुई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें नई होने की तैयारी चल रही है। जब मूर्त रूप लेगा तब पता लगेगा। फिलहाल आप सुनिएगा जन जी के लिए कि वो क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, कि वक्त के साथ चलना तो कोई इनसे सीखे, मुश्किलों को चीर कर ये मंजिल की तरफ दिखे, पुराने तौर तरीके बदले, नई है अब ये रवानी और नई पीढ़ी लिख रही अपनी एक नई कहानी। ख्वाब आंखों में बड़े हैं और हौसलों में जान, ये नई पीढ़ी बदल कर रख देगी सारा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, डिबेट के प्रथम चरण से एक बात निकल कर सामने आई कि अगले 10 साल भारत की राजनीति और समाज के लिए एक बड़े बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या आपकी पार्टी, जिसको आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस बदलाव के लिए तैयार है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समाज में हो रहे हर बदलाव को स्वीकार करती है। उस बदलाव के अनुरूप जहां जैसा जितना सम्यक परिवर्तन, संशोधन, परिमार्जन की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उन परिमार्जनों के लिए तैयार होते हुए उन्हें स्वीकार करती है। जैन जी के विषय में भी जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और इसका जो आगे जो इसके लिए स्टेप्स हैं वो उठते हुए उत्तर प्रदेश में हमने देखे हैं, हम उसे महसूस कर रहे हैं। कल ही जिस प्रकार का एक निर्णय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है, समयानुकूल, भावनाओं के अनुकूल, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो भी जहां भी जितना भी इसमें इस पीढ़ी को आप राजनीतिक मौके दीजिए ना, इन पर भरोसा करिए, इनको नेतृत्व दीजिए। इसीलिए हम युवा आयोग बनाने वाले हैं। युवा आयोग पार्टी में भी एक युवा आयोग बनाइए। युवा आयोग बनाने की बात है। निश्चित रूप से इसमें युवा ही होंगे और युवा इस आयोग के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान के लिए और प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जुड़ेंगे। इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार है और मैं समझता हूं कि इस परिवर्तन की जो सुखद परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी देश के लिए लगाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास कर रही है और उन प्रयासों बदलाव के लिए तैयार है, गति दे रही है। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कल ही इस पर निर्णय होकर इसकी पॉलिसी बन के एक आयोग बनाकर युवाओं को उसके नेतृत्व को आगे आके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खाका खींच लिया है। और निश्चित रूप से जो भी समयानुकूल इसमें संशोधन होंगे हम करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अशोक सिन्हा जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और यही सवाल आपके समक्ष भी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि अगले 10 साल भारत की राजनीति और समाज के लिए बेहद परिवर्तनकारी है, क्योंकि ये नई जो पीढ़ी है ना, ये अब नेतृत्व संभालने आ रही है, ये देश को संभालने के लिए आगे बढ़ रही है। और वैचारिक तौर पर ये कैसी है, मानसिक तौर पर कैसी है, सोच के तौर पर कैसी है, ये आपने देख लिया परिणाम। क्या आरएसएस भी इस बदलाव के लिए तैयार है? आरएसएस पहले से अपने स्थापना काल से ही तैयार है
और मैं बताऊं आपसे कि प्रति वर्ष अभी मई में जो संघ शिक्षा वर्ग या कार्यकर्ता विकास वर्ग जिसको कहते हैं ट्रेनिंग कैंप, उसमें 1 लाख जेनजी के लोगों को ट्रेनिंग दे करके अभी वो पास आउट हुए हैं। और प्रति वर्ष लगभग 1 लाख लोग ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से नई पीढ़ी बिल्कुल आके ज्वाइन करती है। और मैं आपसे बता दूं कि अभी संघ शताब्दी वर्ष में समाज परिवर्तन के लिए हम लोगों ने जो 5 सूत्री कार्यक्रम लिया, उसमें एक परिवार प्रबोधन रखा। परिवार प्रबोधन में हम प्रत्येक परिवारों में जाकर के उनके बच्चों से सीधी बात की है हमने, और उनसे बात ये की है कि आपके अंदर देशभक्ति, परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य और कर्तव्य, यह सब चीजें है कि नहीं। और वहीं कार्यक्रम चला रहे हो, उनके बहुत पेरेंट्स अच्छी से भी बात बात है, किया मैंने। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपका प्रबोधन वगैरह ना, ये नई पीढ़ी जो है इसको समझ में नहीं आ रहा और उसके ये ऊपर से गुजर रहा है। ये आपका प्रबोधन वगैरह नहीं स्वीकारेंगे। देखिए वो ये 20 सेकंड की रील वाले बच्चे हैं सर। हम जब बच्चों से बात करते हैं ना, तो बच्चों की ही भाषा में उन्हीं से बात करते हैं। तो निश्चित रूप से यूज करते हो इनके, निश्चित रूप से आप मानिए कि तो फिर आप भी तो वही कर रहे हो एक जो ये कर परंपरा रहे है, एक परंपरा हमारे यहाँ है। और तरुण शाखाएं, बाल शाखाएं अलग अलग लगती हैं। आप ये देखिए कि बच्चों को हमने अपने स्थापना काल से बच्चों को ही लेकर के, जैसा कहा हमारे चौधरी जी ने कि, पर आपके जो समर्थक वर्ग है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो अत्रे साहब की बात माने या भागवत जी की बात माने। देखिए, अत्रे साहब ने एक युग जिसको कहते हैं आपद धर्म की बात की थी, और जो शाश्वत धर्म है कि यह जेनजी हमारे लिए एक बहुत ही निर्भीक और बहुत अच्छे भविष्य के लिए एक तो ऐसे कह दीजिए ना कि हाथी के पांव में सबका पांव। भागवत जी ने जो कह दिया वही सही है, वही सही है, वही सही है। तो अत्रे जी वही को सही डिलीट है। करें? नहीं, अत्रे जी को डिलीट क्यों करेंगे? वो उन्होंने अच्छा, वो रहेंगे। एक जो आपद धर्म था वो देख करके कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये कोई भी बात यहाँ झारखंड के बारे में नहीं कही है बात। ये समस्या ही नहीं उठी झारखंड में, केवल समस्या उठी जंतर मंतर के लिए, केवल वहां के लिए उठी। यहाँ तो नहीं कोई कर रहा है। 1.5 घंटा स्पीच हुई, उन्होंने तो कहा नहीं कुछ। नहीं, मैं बता दूं आपसे कि वहां पर उन्होंने नई पीढ़ी पर तो वो भी तो जेनजी है ना। तो ये बात भागवत जी को आप बताइए कि ये झारखंड के बारे में ये बोले। इस जगह पर जो अवतरित हुए कुछ लोग, हम जेनजी को बिल्कुल एक बात बहुत साफ है, हम जेनजी को सुन लीजिए सिन्हा जी, एक बात बहुत साफ है कि आरएसएस में कुछ वैचारिक तौर पर आंतरिक संघर्ष है। आप लोगों की बात एक चौराहे से नहीं निकलती, एक मुंह से नहीं निकलती, एक लाउड स्पीकर से नहीं निकलती। आप लोग एक वैचारिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा परिवर्तनकारी समय है। काजोल तिवारी मेरे साथ मौजूद है। काजोल जी, इन लोगों के जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि ये प्रबोधन करेंगे, परिवार के बारे में बताएंगे आपको, क्या आप लोग भी ये सब इतनी गंभीर चीज़ें इनसे सीखना चाहते हो, या फिर आप लोग जिस राह पे हो उसे आप मानते हो कि आप एक सही राह पे हो? सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रहा हो जिस पे ये हमारी बात करें, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएं, हमारी बात को समझें। अब वो कितने भी कठिन रहा हो, कितने भी सिंपल वर्ड्स में ये हमें समझाएं, वो सब हमें चलेगा जब तक ये हमारी बात हो रही है और जब तक हमारे देश के लिए अच्छा हो रहा है। देखिए, हम लोग जब बड़े हुए थे ना, तो अपने माता पिता से बात करने में भी, ख़ास तौर पर पिताजी से भी, उनके सामने पढ़ने में बहुत डर लगता था। आप लोग की जो नस्ल है, जो पीढ़ी है, वो अपने फादर को ब्रो कह के या पॉपा कह के, या आप बता रही थी पॉप्सी वगैरह कह के या डैड कह के संबोधित करते हैं। तो वो एक सहजता है आप लोगों के भीतर। हम लोग एक बड़े प्रतिबंधित माहौल में, रिस्ट्रिक्टेड माहौल में हम लोगों की परवरिश हुई। तो क्या यही खुलापन की वजह है कि आप लोग कई बार सीमाएं पार कर देते हैं? सीमाएं पार करने की जहाँ तक बात है सर, तो वो मुझे लगता है वो बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, हर किसी के लिए बहुत अलग होता है। मैं मानती हूँ कई बार सीमाएं पार कर देते हैं, कई बार अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं बच्चे, जिसका मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वो छूट मिली हुई है या हम बहुत खुल के बात कर पाते हैं अपने घर में या समाज में, इस वजह से वो चीज़ है। वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी मानसिकता है हर किसी की। बट जो हमें खुलापन मिला है, अपने घर में मिला है, समाज में मिला है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला है, प्यार मिला है, उससे हमें जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि हम अपनी बात कह पाते हैं, हम डरते नहीं हैं, वो हमें फ़ायदा हुआ है। आपके पास तो कहने का, अपशब्द कहने की और सीमाओं की जो बात है वो अपनी अपनी, और आपके पास सूचनाओं का अनगिनत स्रोत मौजूद है। हम लोग के पास के पीढ़ी में जब बड़े हुए या छोटे थे, तो कहने का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था, माँ, और कोई नहीं था। और हमारे पास सूचना के नाम पर दूरदर्शन का कृषि दर्शन कार्यक्रम था।
आपके पास तो सूचनाओं का अथाह मौका है। आप लोग एक बहुत ही ऐसी पीढ़ी हो जिससे ईर्ष्या भी हम लोग महसूस करते हैं कि काश हम लोग के समय भी ऐसा होता, तो हम भी सिन्हा जी को जवाब देते, इनके खिलाफ आंदोलन करते। शुक्रिया, हमारे साथ कृपया बनी रहिएगा। मैं काकरोच जनता पार्टी के बालकृष्ण जी मौजूद हैं। बालकृष्ण जी, जंतर मंतर के आंदोलन ने इस देश में और क्या क्या तब्दीलियां की? देखिए, सबसे पहले तब्दीली जो बोलना सिखाया है, आगे आना सिखाया है। युवा बहुत सारे थे जो बहुत दिनों से एग्जाम पेपर लीक और भी समस्याओं से जूझ रहे थे, वो सामने नहीं आ पा रहे थे। किसी न किसी कारण से वो डरे हुए थे, जो मैं जाऊं फिर क्या होगा। लेकिन जब सामूहिक, जब सब लोग आए हैं, तब उनको लगा जो हाँ, मैं यहाँ पे अपनी बातें रख सकता हूँ। जैसे सर पहले बोल रहे थे, जो युवाओं से हम लोग बहुत दिनों से चर्चा करते हैं, कुछ करते हैं। मैं अभी आपको रिसेंट एक एग्जाम्पल देता हूँ बिहार का। बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम पेपर लीक हुए, अप्रैल में पेपर लीक हुई है, और अभी तक इन्होंने डेट जारी नहीं किया जो उसका एग्जाम कब होगा। ऐसे ही बीपीएससी का एग्जाम है जो 26 तारीख को होना था, 26 जुलाई को, वो कैंसिल कर दी गई। उसकी डेट अभी तक नहीं आई है। तो ये युवाओं को तो इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, और ऊपर से बोलते हैं जो हम युवाओं को ध्यान रखेंगे, युवाओं के लिए ये बनाया जा रहा है। तो अभी भी आपको सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, अभी भी आपको इनके ऊपर एतबार नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग खुद अब सितंबर से काकरोच जनता पार्टी जा रही है, हर युवाओं से बात करेगी। वहाँ की बेसिक कम्युनिटी बहुत सारे स्कूलों से सब देखे रहना कहीं अन्ना की आप ना बन जाओ आप लोग। नहीं सर, हमारी जो विचारधारा है वो वांगचुक जी के आप रिलेटेड है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। राजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने यहाँ एक जेनजी विंग नहीं बनानी चाहिए? आप बनाइए और इनकी बात को मौका दीजिए। आप लोग भी बनाइए, बीजेपी भी बनाए, कांग्रेस बनाए, सब लोग बनाइए जेनजी विंग। हमारे यहाँ है युवा विंग है, 4 प्रकोष्ठ। युवा विंग है सर? हाँ, 4 प्रकोष्ठ। सबकी छात्र सभा भी है, छात्र सभा भी है। नहीं, छात्र सभा भी है जिसमें छात्रों की बात होती है। और छात्र संघ इन्होंने, बीजेपी ने इसीलिए छात्र संघ बंद किए कि जिससे वहाँ से जो पढ़े लिखे छात्र नेताजी कहते थे अगर छात्र संघ बंद हो जाएंगे तो ये गुंडे, बदमाश, ठेकेदार राजनीति को कब्जा कर लेंगे। इसीलिए वो छात्र संघ कहते थे जरूरी। उन्होंने 2003 में शपथ लिया और शपथ लेने के तुरंत बाद सीधे हेलीकॉप्टर से जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, जो पूर्व में दिया था समय। जब छात्र संघ वो मुख्यमंत्री नहीं सब बने थे तब उन्होंने समय दिया था, लेकिन उन समय में चेंज नहीं किया। इतना युवा प्रभारी, मतलब सर अपने में बदलाव लाओ, वरना ये जनता है सबको बदल देगी। देखिए, हमारे नेता में बदलाव क्या, वो भविष्य और बच्चों और छात्र नौजवानों के पास उनके पास विजन है, लेकिन बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें करना, 2 करोड़ नौकरियां लाना, गोली और बोली दोनों बात करते हैं। बीजेपी, आरएसएस, गोली और बोली। और ये आरएसएस वो संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन आरएसएस की बता रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रेशन और जो तिरंगा तक नहीं लगाते थे, जो तिरंगा नहीं लगाते थे, आप बताओ यार, तिरंगा कोई नहीं लगा सकता था जी, कोई नहीं लगा। राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए मैं आज बड़ा मतलब सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि 100 साल पुरानी कांग्रेस, वो आरएसएस और 125 साल पुरानी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। बात किस पे हो रही है? नई पीढ़ी पे, जेन अल्फा में। इसीलिए कहता हूं कि भारत बड़ी संभावनाओं का देश है। तो यहाँ देखिए कितने पुराने लोग हैं और बात किस पे कर रहे हैं? नई पीढ़ी में। क्या कांग्रेस पार्टी जो 125 साल पुरानी है अपने यहाँ कुछ जेनजी के लिए कोई विंग वगैरह बनाएगी ताकि आप इनकी बात रखने का कोई फोरम दें? सबको बनाना चाहिए, आप भी बनाओ। देखिए, हमारे यहाँ NSUI है, छात्रों का संगठन है, और अगर और जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर एक विंग भी बनेगी। एक बनाइए सब लोग। एक बात मैं आपको 2-3 चीजें बस छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, चूंकि संजय जी ने पिछली बार उठाई थी, और एक बात हमें सिन्हा जी का भी जवाब देना है। बस एक थोड़ा समय, कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। अगर ये गुफ्तार के गाजी बने हुए हैं आदरणीय मोहन भागवत जी भी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी, क्यों इनकी दोनों की नींद उड़ी हुई है। रात को रील बनाते हैं, नींद उड़ी हुई है इन लोगों की।
ये परेशान हैं। और परेशान किस लिए हैं? परेशान इसलिए हैं कि आज तक ही अधिनायकवादी लोग हैं। 2014 से इन्होंने जो अधिनायकवाद हिंदुस्तान में किया, और उसका शिकार सूनर और लेटर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी होगा और संघ का कार्यकर्ता भी होगा। एक चीज है, क्योंकि आज सिर्फ सत्ता का केंद्रीकरण इन लोगों ने जो किया है मोदी जी और शाह जी के बीच में, यह अपने आप में देश को स्वीकार्य नहीं है। 2 लोग देश बेच रहे हैं और 2 लोग देश खरीद रहे हैं, ये अपनी जगह पर। अब शंकराचार्य जी की बात इन्होंने करी, इन्होंने कहा साहब शंकराचार्य जी की तरुण अवस्था में, बिल्कुल सच बात है, लेकिन उन्हीं शंकराचार्य जी के से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रमाण पत्र मांगते हैं, उनके गले पे पैर रखने की कोशिश करते हैं, बटकों की शिखाएं नोचते हैं। 72 साल का जो ब्राह्मण वो शंकराचार्य जी का सेवक था, उसके गले पे पैर रख देते हैं। एक बात। इसके बाद आप आ जाइए सर, बड़ी जेन जी के लिए कुछ है? नहीं, जेन जी के लिए तो आज की डेट में परीक्षाओं की लीक अब नहीं। शंकराचार्य नहीं लेते हैं ये लोग। अरे सर, एक मिनट, ना इनका लेंगे ना आपका लेंगे आप सर। जान लीजिए ना हमारा आप शंकराचार्य, इनके मुद्दों पे बात करो सर। ना हमारे शंकराचार्य हैं ना इनके शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य तो साक्षात रुद्र स्वरूप है, रुद्रावतार है। शंकराचार्य के ऊपर अगर किसी तरीके की कोई भी अपमानजनक टीका जेन जी के टिप्पणी- लिए बोले सर। जेन जी के लिए तो सर, जेन जी के लिए तो एक ये विंग बिटिया कोमल बोल ही चुकी है। इसके एक एक शब्द से हम सहमत हैं। हम तो पूरी तरीके से, अभी झारखंड की बात कर रहे थे आदरणीय सिन्हा जी, और एक संघ की इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, संघ भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो भैया अमेरिका में काहे रजिस्टर करा लियो आरएसएस को? अगर आप में हिम्मत है तो अमेरिका का रजिस्ट्रेशन मैं दिखाता हूं आपको। अमेरिका में आप रजिस्टर्ड कराते हो और हिंदुस्तान में आप रजिस्टर्ड नहीं कराते। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस ने अमेरिका में कराया। आरएसएस अमेरिका में रजिस्टर्ड संगठन है। आई डोंट थिंक सो। अरे सर, आप नहीं अच्छा है। दिखाओ ना। अच्छा, इनसे दिखा मांग दो। लीजिए। ठीक है ना? आरएसएस अमेरिका I don't में think so. रजिस्टर्ड है, इनसे मांग लीजिए। ठीक है ना? मैं आपको आज ही तय हो हाँ, जाए। बिल्कुल मैं दे दूंगा सर। ये आज ही तय हो जाए। 10 मिनट बाद आप सबको भेजो। मैं दे दूंगा, आपको बहुत दे शुक्रिया, दूंगा। आप सबका बहुत मैं धन्यवाद। आपको दे दूंगा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ बिल्कुल, पूरी उपस्थित रहने के तरीके लिए। से। बहनों भाइयों, आप रजिस्ट्रेशन है सबका बहुत RSS। शुक्रिया। दिखाओ मेरे हम भाई। विषयांतर ना करें। आज हम नई पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो आपको आगरा में एक बार फिर से पाताल लोक के दर्शन कराएंगे। सड़क फट गई, 100 फीट गड्ढा हो गया और सीढ़ी उतर के लोग नीचे जा रहे हैं। देखिए कि स्मार्ट सिटी की कैसे दुर्दशा हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।